पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। को सारी चीजें बताएंगे, पहले एक रिपोर्ट देखें। आने वाली बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए रणबीर और आलिया उज्जैन पहुंचे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद दोनों को बगैर महाकाल के दर्शन किए लौटना पड़ा। दरअसल इस विरोध के पीछे 11 साल पहले बीफ को लेकर दिया गया रणबीर का एक बयान है, जिसमें उन्होंने बीफ की तारीफ की थी। जो बीफ खाता है वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन महाकाल बाबा के कर ही नहीं सकता, किसी भी देवी देवताओं के दर्शन वो नहीं कर सकता। विरोध को लेकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दीपक लोहार नाम के कार्यकर्ता ने ड्यूटी पर तैनात सीएसपी की कॉलर पकड़ी और उनकी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद पुलिस ने उसे जमकर पीटा। इसे लेकर सरकार कलाकारों को नसीहत दे रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी जो नीति है मध्य प्रदेश में, उसका ये परिणाम है। हमारे अपने धार्मिक जिन पर बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था है, तो ऐसे बोलने से बचना चाहिए। ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज कर ली है और उसे हिरासत में भी ले लिया है। तो एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है और इन दिनों फिल्मों के बायकॉट का ट्रेंड भी आपने सोशल मीडिया पर देखा है। और अब इन सब के पीछे असल बात क्या है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। चलिए मान लेते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वाकई में भगवान महाकाल के भक्त हैं, पर सवाल यहां यह भी उठता है कि इनके महाकाल मंदिर में आने की जानकारी इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े लोगों तक सार्वजनिक कैसे हुई। फिल्म की रिलीज से पहले यह विवाद जानबूझकर पैदा किया गया, एक बड़े वर्ग का यह मानना है, सोचना है। और यह भी सोचने की बात है कि रणबीर कपूर आलिया चुपचाप अपने निजी धार्मिक आस्था इसका निर्वहन कर सकते थे, लेकिन जिसका उनको अधिकार प्राप्त है, इसके बावजूद क्या इसके पीछे उनका प्रचार पाने का मकसद नहीं था? यह मंशा वाकई में समझने वाली। क्या लाखों करोड़ों के पवित्र धार्मिक स्थल को आप फिल्म की पब्लिसिटी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यह प्रश्न भी उठाया गया। एक बेहद शर्मनाक स्थिति बनती अगर ऐसा है तो। दूसरी बात, एक दूसरा पहलू, हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और जो तस्वीर दिखी वो भी शर्मनाक। उन्होंने फिजूल में रणबीर आलिया को चर्चा में भी ला दिया। अगर उनका यह मकसद था तो आपने इसे कामयाब कर दिया। हर फिल्म एक्टर अपनी फिल्म के रिलीज के पहले यह चाहता है कि वो सुर्खियों में रहे, वो ऐसा हो गया अगर उनका यह मकसद था तो। तीसरी बात, पुलिस को व्यवस्था से जोड़ करके अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें तो पुलिस को पहले से रणबीर आलिया के मंदिर आने की खबर थी। अगर थी तो फिर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? वर्दी फाड़ने जैसा कोई साहस कैसे कर पाया? बाद में भले ही आपने उसके ऊपर एक्शन लिया। यानी इस खबर के जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या इस पूरे विवाद को जानबूझकर जन्म दिया गया? कोई इतना अधिकार रखता है कि एक पुराने बयान के ऊपर आज बवाल करके आने या ना आने को लेकर इजाजत दे? और दूसरा, पहले से पता था तो फिर इसको लेकर कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? चलिए, एक और यात्रा है जो इस वक्त सारे देश में चर्चित है और इसकी शुरुआत आज से हो गई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी। इसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इसकी शुरुआत के दिन वहां पहुंचे, उनका साथ दिया। सफेद कुर्ता पैजामा, चेहरे पर मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज में छलकता आत्मविश्वास। अपने कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों से घिरे राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। लंबे लंबे डग भरते हुए राहुल गांधी 150 दिनों की यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हैं। कांग्रेस नेता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। यात्रा में शामिल होने से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर क्या कहा, आप भी सुनिए। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है, नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। ये पहली बार नहीं जब भारतीय राजनीति में कोई पदयात्रा या रथ यात्रा की शुरुआत हुई हो। 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा से लेकर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तक
ऐसी कई यात्राएं रहीं जिन्होंने नेताओं को राजनीतिक तौर पर नई ताकत दी है। तो आज से इस यात्रा की शुरुआत हो गई। आज कन्याकुमारी से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर चुके हैं। पूरे देश की नजरें इस यात्रा के ऊपर हैं और इस यात्रा पर सबसे ज्यादा जुबानी जंग बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, जो पिछले दिनों से ही शुरुआत हो चुकी। तस्वीरें कन्याकुमारी की हैं, जहां आज से राहुल गांधी ने अपने महत्वाकांक्षी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश में चर्चा का दौर भी चल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ और एमपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी हर दिन भारत जोड़ो यात्रा पर कोई न कोई बयान अवश्य दे रही है। भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाली यही कांग्रेस थी, यही नेतृत्व थे, इन्हीं के वंशज थे। तो राहुल गांधी ये बेईमानी भारत के साथ मत करिए। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के कमजोर होने और राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का जोरदार जवाब दे रही है। अंग्रेज के मानने वाले लोग आज देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस जहर को निकालने के लिए महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल का नारा राहुल जी ने दिया। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा अब शुरू हो चुकी है। 150 दिनों तक, यानी जब तक ये यात्रा चलने वाली है, तब तक इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिलेगी। तो 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या इसके रूल बने हैं, कैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, तय क्या हुआ है, जरा इस बात को भी आप समझ लें, डिकोड करते हैं। कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यात्रा के दौरान कोई भी कार्यकर्ता किसी होटल में नहीं रुकेगा, बल्कि कंटेनर में रहेंगे और इसमें सोने के लिए बेड और टॉयलेट का इंतजाम है। कुछ में एसी भी लगाए गए हैं। तकरीबन 60 कंटेनर को आशियाने के तौर पर तैयार किया गया, जिन्हें ट्रकों के ऊपर रखा गया है। महिलाओं को ठहरने के, सोने के अलग से कंटेनर बनाकर इंतजाम है। यात्रा में जाने वाले नेताओं के लिए कपड़े धोने की सुविधा 3 दिन में एक बार होगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता अपना नाश्ता, अपना खाना खुद ही बनाएंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए टाइटल सॉन्ग बना रखा है, जो इस पूरी यात्रा के दौरान बजता रहेगा। यह और पूरी तरह से यात्रा पैदल मोड में चलेगी और जब जब इस यात्रा में शामिल तमाम नेता इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, प्रदेशों में भी इससे जुड़ी पदयात्राएं आपको कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। चलिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत से बयान आए और इसमें एक बयान असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका भी आया। उन्होंने कहा कि शुरू ही करना है तो फिर भारत के दक्षिण प्रांत से क्यों, पाकिस्तान से करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर जमकर पलटवार भी किया। ये पूरी तरीके से दोनों तरफ से वार पलटवार दिन भर दिखाए। देखें आप। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था, आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पाकिस्तान वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि वो जहर उगल रहे हैं, वो जरूर आरएसएस कार्यालय का दौरा किए होंगे। वहीं सीएम ने आगे कहा कि वो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। खैर, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। असम के सीएम ने कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया। वो इसके पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। अब इसके मायने क्या हैं, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। सीएम भूपेश बघेल धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं, पार्टी के एक मजबूत पिलर हैं। प्रादेशिक मुद्दों पर वो अपनी राय बेबाकी के साथ रखते ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी सोची समझी प्रतिक्रिया देते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल उसमें
शामिल हुए, सभा को संबोधित किया, बल्कि इस पर हो रही पॉलिटिक्स और बयानों पर मुंहतोड़ जवाब दिया। कुल मिलाकर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के मुखर नेताओं के, मजबूत नेताओं की लिस्ट में पूरी तरह से शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बघेल एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं जिन पर पार्टी का टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीरता के साथ जिम्मेदारियां भी देता है और भरोसा भी करता है। चलिए, अब ज्यों-ज्यों यात्रा आगे बढ़ेगी त्यों-त्यों इस तरह के कई बयान सामने आएंगे और जाहिर तौर पर बयान सामने आएंगे तो पलटवार भी होगा। हालांकि इस यात्रा को जो स्वरूप अभी हमने आपको बताया, डिकोड किया, उससे तय है कि इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए बहुत रिसर्च करके कांग्रेस पार्टी ने इसको डिजाइन किया। इधर छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी ने आज छापामार कार्रवाई शुरू की। इस बड़ी कार्रवाई में आईटी ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर सीधे एक्शन लिया है। देखें, एक साथ 100 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक आईटी की दबिश। छापा टीम में सैकड़ों अफसर शामिल। जी हां, ये तस्वीरें दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों की हैं, जहां आईटी ने छापेमार कार्रवाई की। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कई जिलों में आईटी की रेड पड़ी है। राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में कार्रवाई हुई, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी, ईडी भी पीछे पीछे आई है। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स टीम ने तड़के शराब और स्टील कारोबारियों के घर छापा मारा। फिलहाल इस छापे में 50 से अधिक अफसरों की टीम शामिल है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है, पर आयकर विभाग की जो कार्यवाहियां हैं वो सामान्य कार्यवाहियां हैं। कुल मिलाकर 100 जगहों पर एक साथ की गई इस कार्रवाई को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले से जोड़ा जा रहा है। तो जैसा आपने सुना, मुख्यमंत्री को उन्होंने वाकई पिछले दिनों कहा था कि इस तरह की रेड पड़ सकती है और आज कार्रवाई पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उसको याद भी दिलाया। पिछले कुछ महीनों से ईडी और आईटी के छापे की कार्रवाइयां बेहद तेज हैं। इसके मायने क्या हैं, इस बात को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये, और अच्छी बात कि ईडी और आईटी जो है भ्रष्टाचार और बाकी के मामलों में काफी एक्टिव है। अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, पहली नजर में सब इस बात पर सहमत हैं और कहते हैं अपराध की जांच होनी चाहिए, आरोपियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक संयोग से जुड़ी हुई भी इसको बताया जाता है कि छापे की सारी कार्रवाइयां उन राज्यों में ज्यादा हैं या हो रही हैं जहां पर बीजेपी सरकार में नहीं है, यानी गैर बीजेपी राज्यों में ये सारी कार्रवाई है। और इसी को लेकर विपक्ष का सीधा आरोप है कि जहां जहां बीजेपी नहीं वहां ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है। हथियार के तौर पर वो इनका इस्तेमाल करती है, प्रेशर बनाती है। बहरहाल, अगर इन सारी बातों को गलत सिद्ध करना है तो फिर कार्रवाइयों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। विपक्षी दलों को इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया, जांच एजेंसियों को सियासत से या इस तरह के किसी भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकना, ये पूरे तौर के ऊपर सरकार का एक दायित्व होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं एक और अहम मंत्रणा की जो बड़े गुप्त तरीके से रायपुर में शुरू हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रायपुर दौरे, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। मोहन भागवत ने संघ की समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है और आने वाली बैठकों की रूपरेखा तय की पूरे गोपनीय अंदाज में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों रायपुर के दौरे पर हैं। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज रायपुर में दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मोहन भागवत ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में देश भर के 15 आरएसएस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सबसे अहम बात ये रही कि परिसर के अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले की गई। मोहन भागवत के रायपुर दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ये प्रतिक्रिया दी। मुझे पता चला है कि वो सब यहाँ के जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ी, चिला, फरा, चौसेला, ये सब खा रहे हैं। मैं इनसे आग्रह करूँगा कौशल्या माता का मंदिर उसे दर्शन करने जाए। तो सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि मोहन भागवत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ मंत्री कवासी लखमा ने आरएसएस की गोपनीय बैठक पर कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ का जनता ऐसा लोगों को एक गोपनीय मीटिंग करने वाला को सबक सिखाएंगे। कुल मिलाकर जब तक मोहन भागवत रायपुर में रहेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि उनके जाने के बाद भी ये चर्चाओं का दौर न थमे। तो इतना तो तय है कि आरएसएस की मीटिंग का अंदाज हमेशा से ऐसा ही रहा है और जब जब ये मंत्रणाएं हुई हैं तब तब इस पर कई सवाल उठाए गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस ने अब की बार बैठकों के लिए रायपुर को चुना है, तो क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है? चलिए डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि आज से करीब 4 साल पहले तक छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक अभेद किला कहा जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं लगता। अगले साल चुनाव है और बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ऐसा करना आरएसएस के सहयोग के बिना संभव भी नहीं है। सबसे अहम बात, आरएसएस देश के आदिवासी क्षेत्रों में बेहद सक्रिय है, जमीन के ऊपर है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता आया है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका पूरी तरह से बीजेपी मुक्त हो गया और ऐसे में बस्तर के किले को वापस पाना, जीतना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। आरएसएस प्रमुख का यह दौरा यह बताता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व बेहद संजीदा है। आरएसएस भी मोर्चा संभालने की प्रक्रिया में है। यह तय माना जा रहा है कि आरएसएस के इस दौरे के बाद कार्यकर्ता जी जान से भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने का काम करेंगे। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा भी है और इसी को लेकर के यह आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि इस कवायद से कांग्रेस पार्टी को संभवतः शायद डर लग रहा है और इसीलिए इतनी सियासी बयानबाजी। लेकिन यह बयानबाजी भी नई नहीं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा याद होंगी आपको। अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इस बार नवनीत चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया है। देखें आप। कुर्सी पर खामोश बैठे डीसीपी को हाथ दिखाकर चीखती सांसद नवनीत राणा। नवनीत राणा को कैमरे में कैद करते कैमरामैन और नवनीत राणा के पीछे खड़े उनके समर्थक। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के राजापेट पुलिस स्टेशन की हैं, जहां संसद में सौम्य दिखने वाली सांसद नवनीत राणा का रौद्र रूप देखने को मिला। मामला लव जिहाद से जुड़ा है। कुछ ही दिनों पहले एक लड़की लापता हो गई थी जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। नवनीत राणा ने इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी को फोन लगाया। फोन पर बात करने के बाद नवनीत राणा लापता लड़की की मां और अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उनका आरोप था कि उनके कॉल को रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी की माने तो अमरावती लव जिहाद का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 8 दिनों में इस तरह के 5 मामले सामने आ चुके हैं। तो सांसद नवनीत राणा का रौद्र रूप आप देख चुके हैं। अब नवनीत राणा के अब तक के जीवन को भी जरा आप थोड़ा सा समझ लें, डिकोड कर लें। नवनीत राणा मूल रूप से मुंबई की रहने वाली हैं। पिछले महीने नवनीत राणा तब सारे देश में चर्चा में आ गई जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब के उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। विधायक रवि राणा उनके पति हैं। नवनीत राणा ने शादी के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट पर अमरावती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। नवनीत कौर राणा 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ी और जीत गई। इसके बाद कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। इसके पहले नवनीत राणा एक मॉडल रह चुकी हैं, यानी एक चर्चित फेस रही हैं। अब पंजाबी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में वो काम भी कर चुकी हैं। उसकी पॉपुलैरिटी उनके करियर में रही है। 2011 में विधायक रवि राणा के साथ विवाह बंधन में बंधी और इसके कुछ समय बाद वो राजनीति में आ गई। जानकर आपको हैरानी होगी कि नवनीत राणा 5 भाषाओं की जानकार हैं। नवनीत राणा प्रधानमंत्री मोदी की कट्टर समर्थक के तौर पर भी जानी जाती। अब उनका यह गुस्सा जिस विषय के ऊपर था उसमें कितनी गंभीरता है और उनके इस गुस्से के बाद वहां क्या एक्शन लिया जाता है,
ये भी जरूर देश जानना चाहेगा। लेकिन आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8:55 पर। तब तक अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।